हिमाचल में आज भी खराब रहेगा मौसम। कांग्रेस विधायक राजेश धर्माणी ने बजट को बताया विकासमुखी। आम आदमी द्वारा आम लोगों के लिए पेश किया बजट। विधवा और दिव्यांग जनों को पेंशन के लिए खत्म की आय सीमा। ऊना में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। 2025 में राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना के 100 साल पूरे होने जा रही है। हिमाचल में आज भी मौसम खराब ही रहेगा। पिछले 3 दिन में प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि हो रही है। इससे मौसम में जहां ठंड का एहसास हुआ, वहीं तापमान में गिरावट आई है। आज भी अधिकतर जिलों में बारिश और ओलावृष्टि होगी। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 21 मार्च तक मौसम का मिजाज इसी तरह रहेगा। प्रदेश के 10 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस समय प्रदेश के सबसे ज्यादा केलांग के तापमान में 5 डिग्री की गिरावट आई। अधिकतम तापमान लुढ़ककर 6 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम में हुए इस बदलाव से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं बागवानों की परेशानी बढ़ गई है। यह समय सेब की फ्लावरिंग का है। ऐसे में ओलावृष्टि सेब समेत बर्बाद करके रख देगी। समय में बारिश बर्फबारी नहीं होने की वजह से प्रदेश में सूखे की स्थिति बन गई है। बीते दिनों हुई बारिश से राहत मिली। यह बारिश आने वाली फसलों के लिए भले ही फायदेमंद साबित होगी, लेकिन ओलावृष्टि तैयार फसल का नुकसान कर रही है। अभी 2 दिन तक ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है, जो मटर, फूल गोभी, बीन, शिमला मिर्च, टमाटर, हरी मिर्च के लिए नुकसान पहुंचाएगी। 2 जिलों को छोड़ प्रदेश भर में पड़ेगी बौछारें। मौसम विभाग के अनुसार किन्नौर और लाहौल स्पीति में 21 मार्च तक मौसम सामान्य रहेगा। वहीं मौसम की अचानक करवट लेने से टूरिस्ट की उम्मीदें भी बढ़ने लगी है। सैलानी मौसम की जानकारी लेकर ही हिमाचल का रुख कर रहे हैं। इस वीकेंड पर शिमला, कुफरी, नारकंडा, कुल्लू, मनाली के लिए टूरिस्ट के आने की संभावना है। सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा शुक्रवार को अपना पहला बजट पेश किया। इस बजट को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक राजेश धर्माणी ने विकासमुखी बजट करार दिया। उन्होंने कहा कि इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, खासकर युवाओं को रोजगार देने, पढ़ाई के लिए कम दरों पर ब्याज देने के साथ ही महिलाओं को 1500 और प्रदेश को ग्रीन राज्य बनाने के साथ ही प्रदेश के विकास का रोड मैप इस बजट में नजर आ रहा है। ये सबसे पहले तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ कि उनके ये मुख्यमंत्री के तौर पे, वित्त मंत्री के तौर पे पहला बजट आज उन्होंने विधानसभा में पेश किया। और प्रदेश की जनता को बधाई देता हूँ कि ये बजट जहाँ विकासोन्मुखी है, वहीं पे एक विकसित और हरित हिमाचल के लिए रोड मैप तैयार किया है। दूरदर्शिता इसमें झलकती है और बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए गए हैं, जो आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ जो हैं इसमें इंक्लूडेड हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वो घिसा पिटा जो है अपना रिएक्शन दिया है कि निराशाजनक का, इससे ज़्यादा उनके पास शब्द नहीं हैं। लेकिन अगर आप इसकी डिटेल्स चेक करें, क्या हिमाचल प्रदेश को एक हरित और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, और इसको हम इसके एनवायरनमेंट को सहज सकें, सोच के सहज संजो के रखें, और साथ में अपनी जो विकासात्मक गतिविधियां हैं उनको भी जारी रखें, तो मैं समझता हूं कि इसमें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पॉलिसी अनाउंस की है, ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। और यही नहीं, बल्कि ग्रीन हिमाचल के कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए सौर ऊर्जा पॉलिसी, वहाँ पे इनिशिएटिव जो हैं वो भी उन्होंने अनाउंस किए हैं। जहाँ युवाओं को रोज़गार मिलेगा, वहीं पे क्लीन एनर्जी भी हम यहाँ पे और ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। पंप हाइड्रो की जो है इनिशिएटिव लिए हैं, ये बड़े हाइड्रोकार्बन एनर्जी को टैप करने की बात कही है। और उसी तरीके से अगर हम देखें तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, हम उनको बढ़ावा दे सकें, तो रोबोटिक सर्जरी की बात कही है। हम नए कोर्सेज जो हैं उनको लागू कर सकें हिमाचल प्रदेश के विभिन्न टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के अंदर, चाहे वो डाटा एनालिटिक्स की बात है, डाटा साइंसेस की बात है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात है, साइबर सिक्योरिटी की बात है। ये नए इनिशिएटिव्स हैं। और ITI लेवल तक हम ड्रोन टेक्नीशियन तैयार कर सकें, हम रोबोटिक्स टेक्नीशियन तैयार कर सकें, ड्रोन फ्लाइंग का इंस्टीट्यूट मतलब जो है उस पर हम जा सकें। हम इस तरीके से हाईटेक इनिशिएटिव लिए हैं। आप
जानते हैं कि पैट स्कैन अभी तक हमारे यहाँ नहीं होता है। तो कितनी बड़ी घोषणा जो है की है कि अब लोगों को हिमाचल से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, चंडीगढ़ और जालंधर के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, तो पैट स्कैन की सुविधा यहाँ पे होगी। और हमारे हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर हेल्थ सर्विसेज में सुधार हो सके, इसके लिए एक बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया गया है। और इसकी तरफ पहले इस तरह से सोच नहीं रखी गई। अभी आप एवेन्यूज भी बढ़ रहे हैं और उनको जो फिजूल खर्ची है उसको रोकने के लिए भी प्रयास हो रहा है। तो डबल लेवल पे जो है काम हो रहा है। विपक्ष कह रहा है जनता पार्टी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अगर उनकी योजना इतनी बेहतर होती तो केंद्र में सरकार होने के बावजूद भी ये परफॉर्म नहीं कर पाए, तो लोग इनको मैंडेट देते। लेकिन आज इनको चिंतन करने की ज़रूरत है कि क्या कारण था कि दिल्ली में सरकार होते हुए भी आपने डबल इंजन का नारा देके सरकार बनाई थी और लोगों ने डबल इंजन में से एक इंजन को नकार दिया पूरी तरह से और दूसरे इंजन को 2024 में नकारेंगे। यहाँ पे कोई कट पेस्ट की बात नहीं है, इनोवेटिव आइडियाज़ हैं जिनकी मैंने अभी जिक्र किया है। कहाँ केंद्र सरकार के उसमें सुखाश्रय योजना का कोई जिक्र है? कहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इसके ई व्हीकल्स के लिए सब्सिडी 50 लाख तक की देने की बात है? कहाँ हिमोन्नति के नाम से कोई ऐसी स्कीम है भारत सरकार के बजट में? लेकिन दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि फेडरल सिस्टम है, भारत सरकार के जो कोष में पैसा कहाँ से जाता है? क्या हम लोग जीएसटी पे नहीं करते? उसमें जीएसटी का 50% भारत सरकार के खाते में नहीं जाता? क्या इनकम टैक्स जो है वो भारत सरकार के खाते में नहीं जाता? तो ये कोई हमारे ऊपर कोई आसान नहीं है, हमारा अधिकार है। आज हम जो इको सर्विसेज पूरे कंट्री को प्रोवाइड कर रहे हैं, वाटर सेस तो बिल लगाने की बात हुई है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इरिगेशन के लिए भी बहुत सारा पानी यहाँ से दूसरे प्रदेश जो है यूज़ करते हैं। तो जो जैसे वाटर सेस लगाया, जो हमारे क्लाइमेट जो सर्विसेज हैं, इको सर्विसेज हैं, हमारे अगर जंगल यहाँ बचे हैं तो उन जंगलों का फ़ायदा सिर्फ हिमाचल को नहीं मिल रहा है, हमें तो नुकसान हो रहा है। हम आज भी बहुत सारे अगर आप देखेंगे तो इम्पोर्टेड टिम्बर के डिपो मिलेंगे आपको हिमाचल प्रदेश में। हम अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए लकड़ी आयात कर रहे हैं ताकि हमारा पर्यावरण की रक्षा हो सके, है ना? तो उसको कंपनसेट करना चाहिए। लेकिन अगर उसकी भी अगर आप भरपाई कर देंगे तो भी मैं समझूंगा कि भारत सरकार ने किया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और उल्टा जो है कट लगाया, जो आप देखेंगे अगर जो अभी इकोनॉमिक सर्वे पिछले दिन पेश किया है तो इन्हीं के टाइम का है। जो सेंट्रल ग्रांट्स हैं वो कम हुई हैं, लगभग 20% ग्रांट्स जो हैं वो कम हुई हैं इस वित्तीय वर्ष जो 31 मार्च को क्लोज होगा। कोई स्पेशल पैकेज नहीं मिला, नहीं तो लोन से बेल आउट कोई पैकेज मिलता, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। और यहाँ तक कि जो आदरणीय गडकरी जी ने 2017 के चुनाव से पहले 70 नेशनल हाईवे डिक्लेयर किए थे, उनमें से एक भी नेशनल हाईवे ऐसा नहीं है जिसके लिए इन्होंने डीपीआर मंजूर की है और उसका पैसा जो है वो हमें मिला। तो ये अपनी सरकार, दिल्ली में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद भी, यहाँ पे बीजेपी सरकार होने के बावजूद भी परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। और आज जिसका नतीजा है कि लोगों ने सरकार बदली है और हालात बदले हैं, जैसा मुख्यमंत्री जी ने नारा। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा पेश किए गए बजट को कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह बाली ने आम आदमी को समर्पित बजट करार दिया। बाली ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि आम आदमी है और उन्होंने आम आदमी द्वारा प्रदेश के आम लोगों के लिए बजट पेश किया गया है, जिसमें युवा वर्ग हो, महिला हो, कर्मचारी वर्ग सभी का ध्यान रखा गया है। प्रदेश में रोजगार को लेकर सरकारी और निजी क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई है। इसके अलावा कांगड़ा को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए बहुत बड़ी घोषणा की गई। इससे कांगड़ा जिला में पर्यटन से जुड़े कारोबारियों को फायदा होगा। लोगों से जुड़ के इस बजट को मैं देखता हूँ, लोगों की आगे जो जिंदगी है वो बेहतर कैसे हो पाए और सही मायने में व्यवस्था परिवर्तन, जिसको कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने पहले दिन से अपना एजेंडा बनाया है, पहले दिन से उन्होंने इसको अपना ध्येय बनाया है, पहले दिन से लोगों को इस चीज़ का वायदा किया है कि हमने लोगों को एक बेहतरीन कल देना है और आम आदमी को एक ऐसा बजट देना है कि उसकी आगे की ज़िंदगी खुशहाल हो सके। और ये बजट, आप किसी भी बजट को उठा लो पहले वाले को, ये बजट हटके है, आम आदमी की समझ में आता है और आम आदमी के लिए है। ये ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सोच को दर्शाता है
उनकी बात को दर्शाता है और प्रदेश के लिए वो किस तरह से अपनी सोच रखते हैं उस चीज़ को दर्शाता है। और कांग्रेस पार्टी के एजेंडा को वो आगे लेके जा रहे हैं। इसके लिए मैं सारे लोगों को, हिमाचल वासियों को बधाई देता हूँ। एक बेहतरीन बजट के लिए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को बधाई देता हूँ। और जितने लोग हिमाचल इसका जो लाभ उठाएंगे उन सबको बधाई देता हूं कि आप लोगों के लिए एक बेहतरीन कल के लिए शुरुआत कर दी गई है। देखिए, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने पहला बजट, एक आम आदमी का बजट, एक आम आदमी के द्वारा जो हिमाचल प्रदेश का यशस्वी मुख्यमंत्री बने, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ये पहला अपना बजट दिया। और ये बजट जो है ये आम आदमी को समर्पित है। चाहे आप युवाओं की बात करें, चाहे आप कृषि की बात करें, चाहे आप फिशरीज़ की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, चाहे आप युवाओं के लिए किस तरह से ऐसी स्कीम लाई जाए जिससे युवाओं को रोज़गार मिल सके, वो रोज़गार की बात करें। आपने पहले लेना है, कैसे ऐसी कोई स्कीम लाई जाए जिन स्कीमों के द्वारा हम रोज़गार, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने उसकी और बात की है, उस तरह का बजट लाने की बात की है। चाहे बजट के अंदर प्रावधान किया जाए लोगों को ईवी टैक्सी लेने का, चाहे बजट में प्रावधान किया जाए ईवी ट्रक लेने का, मतलब इलेक्ट्रिक ट्रक के ऊपर 50% सब्सिडी, इलेक्ट्रिक टैक्सी के अंदर 50% सब्सिडी, इलेक्ट्रिक कोई भी वाहन होगा उसके अंदर सब्सिडी दी गई है। बच्चों को आगे सफ़र करने के लिए अगर स्कूटी भी लेंगी लड़कियां उस पर भी सब्सिडी दी है। डायरेक्ट सब्सिडी दी है 1% के ऊपर हायर एजुकेशन में जाने के लिए, पढ़ाई के लिए पैसे मुहैया कराए जाएंगे। 1500 रुपये की जो गारंटी है जो महिलाओं के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था, वो 1500 की गारंटी को तकरीबन 2 से 3 लाख लोगों के लिए इमीडिएटली मुहैया कराने के लिए कह दिया गया। ओपीएस के लिए जो प्रावधान है बजट का वो रख दिया गया। और टूरिज्म के ऊपर प्रदेश के अंदर टूरिज्म किस तरह से और आगे गति पकड़े और कांगड़ा इसका किस तरह से टूरिज्म कैपिटल बने, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। बहुत बड़े स्तर पे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने बहुत बड़े स्तर पे इस चीज़ का ऐलान किया है कि आम आदमी की हर मजबूरी को देखते हुए हम किस तरह बड़े स्तर पे काम कर सकते हैं। चाहे फिशरीज़ को देख लीजिए, अगर फिशरीज़ की फार्मिंग होगी तो 80% जो है वो सब्सिडी मिलेगी। मतलब अगर 1 करोड़ रुपए का फिशरीज़ का काम करेगा कोई फिश फार्मिंग का और उससे अपना रोजगार बनाएगा तो उसको 80 लाख की सब्सिडी मिलेगी। तो हर क्षेत्र को, और टूरिज्म कैपिटल कांगड़ा के लिए विशेषकर गोल्फ कोर्स, होटल, एडवेंचर स्पोर्ट्स और अलग अलग चीज़ें, कन्वेंशन सेंटर्स, इसके ऊपर काम करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने विधवाओं, दिव्यांगजनों को पेंशन देने के लिए आय सीमा को समाप्त कर दिया है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से 9000 नए लोगों को लाभ मिलेगा। इनके लिए सरकार ने ग्राम सभा से अनुमति की शर्त में छूट दी है। मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में कहा कि राहत भत्ता योजना के तहत इन दोनों वर्गों को लाभ मिलेगा। इस योजना के लिए सरकार ने 12 करोड़ रुपए अतिरिक्त बजट प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने आगामी वर्ष में 40,000 नए पात्र व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने की भी घोषणा की। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा, महिला, बाल एवं अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए 2233 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने 7000 विधवाओं और एकल नारियों को घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा भी की। इसके तहत निर्मित घरों में बिजली, पानी सहित समुचित सुविधाएं भी प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 27 वर्ष तक की आयु के प्रदेश में अनाथ बच्चे अब चिल्ड्रन ऑफ स्टेट कहलाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना शुरू की गई है। योजना के लिए 101 करोड़ की राशि के प्रावधान में मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष की स्थापना भी की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों, बेसहारा महिलाओं और बुजुर्गों के लिए आश्रय गृहों को अत्याधुनिक सुविधाओं सहित अपग्रेड किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपनी एक और गारंटी को पूरा किया है। 2 लाख महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए दिए जाएंगे। इस गारंटी को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। जिन महिलाओं को अभी 1000 और 1150 रुपए की दर से पेंशन मिल रही है, उन्हें अब 1500 रुपए मिलेगी।
इसके लिए सरकार 416 करोड़ प्रति वर्ष खर्च करेगी। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले की बाथू बाथरी स्थित एक फैक्ट्री में शुक्रवार रात को आग लग गई, जिसमें स्टील पॉलिश मटेरियल, स्टील के तैयार बर्तन और शेड जलकर राख हो गए। आग पर फायर ब्रिगेड कर्मियों ने लगभग 1.5 घंटे में काबू पाया। वहीं आग की घटना से प्रबंधन को लगभग 12 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। बता दें कि शनिवार तड़के लगभग 2:15 बजे स्टील के बर्तन बनाने वाले इस उद्योग में अचानक आग लग गई। पल भर में आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। सूचना मिलने पर टाहलीवाल से फायर ब्रिगेड की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची। इसके बाद लीडिंग फायरमैन सुनील दत्त के नेतृत्व में फायर कर्मियों ने आग पर करीब 1.5 घंटे में ही काबू पा लिया, लेकिन तब तक सामान राख हो चुका था। वहीं फैक्ट्री के प्रबंधक सुखविंदर सिंह ने कहा कि आग लगने से स्टील पॉलिश मटेरियल, तैयार बर्तन और शेड पूरी तरह से जल गया है, जिससे करीब 12 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। टाहलीवाल फायर स्टेशन के इंचार्ज सुनील दत्त ने कहा कि फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, जिससे उद्योग का लगभग 50 लाख का सामान जलने से बच गया। आग लगने का प्राथमिक कारण शॉर्ट सर्किट ही है। 2025 में राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना के 9 साल पूरे होने जा रहे हैं। शताब्दी वर्ष में संघ का लक्ष्य देश के 1 लाख गांव तक पहुंचाना है। पानीपत में संघ के सम्मेलन में इसको लेकर कई महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई है। यह बात शिमला में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संचालक वीर सिंह रांगड़ा ने कही। वीर सिंह रांगड़ा ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में मानवता की सेवा के लिए काम किया है। देश में आज संघ की शाखाएं 68,000 से ज्यादा हो गई है। इस बार 20,000 से ज्यादा लोग संघ से जुड़ने जा रहे हैं। संघ के 1300 शताब्दी विस्तारक देश भर में लोगों के बीच में जाएंगे। किसको लेके कॉन्फ्रेंस किया है? डॉक्टर वीर सिंह रांगड़ा, हिमाचल प्रांत के प्रांत संघ चालक हूं मैं। जैसा बताया था कि वर्ष में एक बार अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा बैठक देश में कहीं पर भी होती है, और इस बार अपने हरियाणा प्रांत के पानीपत के पास स्मालक्का नामक स्थान है, वहाँ एक बहुत बड़ा केंद्र है हमारा ग्राम विकास का और सेवा का, वहाँ पर ये बैठक हुई है। उस बैठक में संघ कार्य का विस्तार कैसे हो रहा है, संघ कार्य की गुणात्मक पक्ष कैसा है, इसके बारे में बड़े विस्तार से चर्चा हुई है। तो ध्यान आया वहाँ की संघ की शाखाएं जो हैं कोरोना काल के बाद, जैसे कोरोना 2020 में 52,000 के आसपास संघ की शाखाएं थी, और 2023 में आकर 68,000 से ज्यादा संघ की शाखाएं हुई हैं। लगभग इस साल, अगले साल तक लगभग 1 लाख गांवों तक संघ का काम चला जाए, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। और ये लक्ष्य लिया है संघ के स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने पूरे देश भर के। और कोविड काल में इस प्रकार का आंकड़ा सामने आया है कि 5.5 लाख स्वयंसेवकों ने गांव-गांव जाकर, शहरों में, नगरीय क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में समाज की सेवा की। 5.5 लाख लोगों ने। और अभी हमारे वर्ग होंगे संघ के, जो प्रशिक्षण वर्ग होते हैं, तो इस साल लगता है कि 20,000 से ज्यादा संघ के स्वयंसेवक जो हैं, नए प्रशिक्षार्थी जो हैं, संघ कार्य का व्रत लेकर इस देश में वो काम करेंगे, इस प्रकार का व्रत है। और आगामी, जैसे मैंने बताया कि 2025 में संघ का शताब्दी वर्ष भी है, तो शताब्दी विस्तारक भी पूरे देश में निकल रहे हैं। शताब्दी विस्तारक 1300 कार्यकर्ता पूरे देश में निकल रहे हैं। उसमें हिमाचल का भी योगदान है, जो 2 वर्ष के लिए पूरा समय देने वाले हैं। वैसे तो प्रचारक व्यवस्था है, प्रचारकों ने तो अपना जीवन दिया होता है, लेकिन जो 2 वर्ष के लिए विस्तारक जाएंगे, ऐसे पूरे देश में से 1300 शताब्दी विस्तारक जाएंगे, और उसमें हिमाचल से भी कुछ जाने वाले हैं।